जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज आप लोग के लिए डिटर्मिनेंट के वैसे सवाल को लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, मतलब कई बार पूछा गया है। और उसके हॉट ट्रिक को यदि आप नहीं जानते हैं, यदि आप उसके बनाने के शॉर्ट ट्रिक को नहीं जानते हैं, तो आपको एक बात बता दें कि बोर्ड एग्जाम में वो सवाल आप बिल्कुल छोड़ कर आ जाएंगे। ठीक है ना, वो क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला है। बिना शॉर्ट ट्रिक के उस क्वेश्चन को आप समय से पहले नहीं बना सकते हैं। ठीक है ना, तो आज का जो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबों के लिए, जिनका भी एग्जाम बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाला है। ठीक है ना। हाँ, तो सबसे पहले हम आपको सवाल से मुलाकात कराएंगे। पहले क्वेश्चन देखिए, तब आपको लगेगा कि अरे अच्छा ये क्वेश्चन है। हाँ, इस क्वेश्चन का तो इंतजार हम बहुत दिन से कर रहे थे। इसके शॉर्ट ट्रिक को यदि कोई बता दे तो क्वेश्चन को आसानी से बोर्ड एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस शॉर्ट ट्रिक लेकर आ गए हैं। एकदम आपको अभी के अभी समझ में आएगा। और आपसे एक बात और कहना है कि यदि आप नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं, तो आपसे हम ये कहते हैं कि अभी आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं है। क्यों सब्सक्राइब करेंगे भाई? क्यों करेंगे सब्सक्राइब? है क्यों करेंगे सब्सक्राइब? जब आपको नहीं समझ में आएगा, जब आप हमारी पढ़ाई हुई बातें को ठीक से नहीं समझ पाएंगे, हाँ, जो कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं यदि वो आपको नहीं समझ में आएगा तो फिर आप क्यों सब्सक्राइब कीजिएगा? ठीक है ना। इसलिए सबसे पहले आप एक बार पूरे वीडियो को देखिए आराम से। जो कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं, क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को बनाने का जो शॉर्ट ट्रिक आपको दिया जा रहा है, यदि आपको वो समझ में आ जाए, यदि आपको लगे कि हाँ अरे वाह ये मेरे लिए है, ठीक ना, यदि ऐसे हम बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कम से कम समय में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं आसानी से और बोर्ड एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं। यदि आपको इतनी संतुष्टि मिल जाए तब जाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, आइए सबसे पहले हम आपको क्वेश्चन से मुलाकात कराएंगे। देखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिए, ये 2012 में पूछा है। 2012 ही नहीं, 18 में भी पूछा है, 21 में भी पूछा है ऐसा सवाल। ठीक है ना। और आपको क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए क्या है, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब आपसे पूछा जा रहा है, देखिए ऊपर में क्या लिखा है, देखिएगा ऊपर में क्या लिखा है कि यदि ओमेगा एक्स क्यू माइनस 1 बराबर 0 का एक अवास्तविक मूल हो तो इसका मान कितना के बराबर होगा। फिर आपसे ये सवाल भी पूछा है। देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा इग्नोर करेंगे, हमको लगता है कि ये कुछ गड़बड़ लिख दिया है। यहाँ पर x प्लस 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा बराबर 0, तो x का मान क्या होगा। और भी कई सारे क्वेश्चन अभी हम आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए मतलब इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो आप इस सवाल के, जैसे ये देखिए ये सवाल है, x प्लस 1 2 3 1 x प्लस 2 3 1 2 x प्लस 3 बराबर 0, तब x बराबर 0 और x का मान क्या होगा। तो ऐसे सवाल जब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन को कम से कम समय में कैसे बना पाएंगे आसानी से। ठीक है ना। आइए यहां ध्यान से देखिएगा, हम शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल यहीं से। ठीक है ना। सबसे पहला सवाल आपके सामने में है कि यदि ओमेगा समीकरण एक्स क्यू माइनस 1 बराबर 0 का एक अवास्तविक मूल हो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा का मान कितना के बराबर होगा। मतलब ये पूरे डिटर्मिनेंट का मान कितना के बराबर होगा। सुनिए, ये सवाल जब इतना बार रिपीट किया है तो क्यों ना हम आपको इसका कॉन्सेप्ट पहले बताएं। आपको क्लास 11th में हम पढ़ाए थे, या फिर आप जहां भी पढ़े होंगे वहां पर आपको एक बात बताए होंगे आपके गुरुजी की 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का जो मान होता है ना वो 0 के बराबर होता है। ठीक है ना। इतनी बातें तो जरूर आपको बताया गया होगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है। हाँ, तो यदि ये 0 के बराबर होता है तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 1, पहले यहां गौर से देखेंगे, जो आपका सवाल है इसमें हम क्या करते हैं कि C1 में क्रिया कर लेते हैं। हाँ, C1 में क्रिया करेंगे क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है ना, क्रिया कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपका यहाँ देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और फिर हो जाएगा आपका
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी तीनों को बारी बारी से हमने जोड़ा है। अब बाकी बात को ज्यों करते हैं, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब आपको एक बात बता दें कि अभी हमने ऊपर में यहां पर एक बात लिखा है, यदि आप इस पर नजर डालेंगे तो आपको इसका मान पता चल जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा भाई? 0 के बराबर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा भाई? 0 के बराबर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा भाई? 0 के बराबर। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब आप यदि इस पर अच्छा से नजर डालें एक बार अच्छा से, तो आपको पता चलेगा कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसके कॉलम 1 यानी C1 में जो आपको अवयव दिख रहा है, ये टोटल के टोटल अवयव क्या है? 0 के बराबर है। ठीक है ना, ये टोटल के टोटल अवयव क्या है? 0 के बराबर है। और आपको हम बता दें कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव 0 के बराबर हो जाए तो पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट का मान ही 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। इसलिए ये डिटर्मिनेंट जो आपको दिख रहा है, पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और अब जब भी आपको ऐसा सवाल पूछेगा तो आप ऐसा सवाल के लिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे और ऐसे इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को लाकर आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। यहां पर भी वही सवाल है कि यहां पर भी देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है ना। देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि x के जगह पर कितना रख दिया जाए, x के जगह पर कितना रख दिया जाए कि पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाए। थोड़ा सा गौर से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए x प्लस 1, आराम से समझिएगा, घबराकर भागिएगा, हम आपको कहते हैं कि कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाइएगा। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, फिर आपका है ओमेगा स्क्वायर 1 x प्लस ओमेगा। हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा गौर से समझिएगा, हम क्या कर रहे हैं कि इसमें जो है ना, थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि यहां पर फिर वही काम कर रहे हैं कि C1 में क्रिया करके C1 प्लस C2 प्लस C3 को जोड़ लेते हैं। अच्छा, जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या होगा पता है? x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, फिर इसके बाद इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर कह रहा है आपका, देखिए x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जोड़ रहे हैं तो होगा x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, अब बाकी सबको जो कहते हो ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, फिर हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर 1 और x प्लस ओमेगा। ठीक है ना, हाँ, और इसका मान कितना के बराबर है? 0 के बराबर है। अब सुनिए ध्यान से, इधर सुनिए, जब इसका मान 0 के बराबर है तो ऐसे अभी आप इसका LHS ही मान लीजिए कि हम LHS लेके चल रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होगा। तो जब ये 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, तो जब ये 0 हो जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 0, बाकी हो जाएगा आपका ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर 1, फिर हो जाएगा आपका फिर हो जाएगा आपका यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर 1 और x प्लस ओमेगा। ठीक है ना, अब हम यदि x के जगह पर 0 0 0 रख ले, यदि हम x के जगह पर 0 0 0 रख ले तो ये पूरे के पूरे 0 हो जाएगा। 0 0 0 ओमेगा x प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपका 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और x प्लस ओमेगा ना। और देखिए यहाँ पर तो जब x के जगह पर हमने 0 रखा तो ये पूरे के पूरे जो है ना आपके C1 का मान 0 के बराबर हो गया। और यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाए तो पूरे डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाता है। इसलिए पूरे डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। ऐसा कब होगा? तो जब हम x के जगह पर कितना रखेंगे? 0 रखेंगे। तो सवाल आपसे क्या पूछा था कि x का मान कितना के बराबर होगा? x का मान 0 के बराबर होगा।
ठीक है ना। x का मान कितना के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्लियर है सभी का। अगला सवाल देखिए, यहां पर कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट में पावर है। जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा ना तो सवाल कैसे भी घुमाकर पूछेगा, आप तुरंत जवाब उसका दे दीजिएगा। अब देखिए, ये जो सवाल है, आप इस सवाल को देखते ही 0 मार लेते हैं आंसर, ठीक है ना। इस सवाल को देखते ही 0 मार देते हैं, एकदम सही है, आपने 0 लिखा, बिल्कुल सही आंसर आपका है। लेकिन एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेने में क्या जाता है आपको, कि जब इससे इतर भी कोई सवाल आपसे पूछ दे, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप तुरंत उसका आंसर 0 मारिएगा, ठीक है ना। हाँ, तुरंत उसका आंसर 0 मारिएगा। जैसे आपको हम बता देते हैं कि यदि किसी डिटर्मिनांट के पंक्ति या स्तंभ के अवयव समांतर श्रेणी में हो जाए, एकदम कॉन्सेप्ट समझिए, यदि किसी डिटर्मिनांट के पंक्ति या स्तंभ के अवयव समांतर श्रेणी में हो जाए तो पूरे के पूरे डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। पंक्ति या स्तंभ के अवयव यदि समांतर श्रेणी में हो जाए तो पूरे के पूरे डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे, ठीक है ना। देखिए, सवाल यहां पर है कि 1 2 3, ये आपके क्वेश्चन है, जो पूछा हुआ सवाल है 3 5 7, और फिर आपका है कि 8 14 और 20, 8 14 और 20। अब देखिए, ये एपी में है, क्यों? क्योंकि देखिए, इसके बीच में 1 1 का अंतर चल रहा है, इसके बीच में 2 2 का अंतर चल रहा है, और इसके बीच में 6 6 का अंतर चल रहा है। यह भी एपी में है, यह भी एपी में है, और यह भी क्या है, एपी में है, ठीक है ना। तो दिए गए डिटर्मिनांट का मान जो है कितना हो जाएगा, 0 के बराबर। बनाने की जरूरत नहीं है। तब यदि किसी डिटर्मिनांट के पंक्ति या स्तंभ के अवयव एपी में हो, ठीक ना, हाँ, उसके बीच का अंतर बराबर हो तो डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाता है। अब देखिए, जब डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाता है तो यहां पर भी वही चीजें हैं कुछ। देखिए, ये तो सेम टू सेम है, ये तो सेम टू सेम है, ये तो सेम, एकदम सेम टू सेम है, इससे तो कोई मतलब है नहीं अब आपको, क्योंकि सेम टू सेम है। अब बाकी अवयव को चेक करेंगे तो देखिए, एपी में, इसके बीच में अंतर 1 का है, 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 मतलब ये भी एपी में है, ये भी एपी में है। अब रह गया बात ए बी और सी का ना, कि ए बी सी तो है अलग अलग भाई, एबीसी तो एपी में नहीं है। तो जब एबीसी एपी में नहीं है तो यहां पर लिख दिया है कि एबीसी समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना। एबीसी आप कहेंगे कि एबीसी तो अलग अलग है, क्योंकि एबीसी का मान कुछ भी हो सकता है, तो हो सकता है कुछ भी, कोई बात नहीं है, लेकिन एबीसी के जगह पर जो मान होगा वो कैसा होगा, तो वो भी समांतर श्रेणी में होगा। अब स्पष्ट हो गया कि यह भी आपका समांतर श्रेणी में है, मतलब इसके बीच का अंतर भी क्या है, बराबर है। और यदि किसी डिटर्मिनांट के पंक्ति या स्तंभ के अवयव समांतर श्रेणी में हो तो डिटर्मिनांट का मान कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा आपका, 0 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे समझने की जरूरत है आपको। आइए अब देखिए, यहां पर भी सवाल वही है, एबीसी समांतर श्रेणी में। पहले देखिए, ये सेम टू सेम है, सेम टू सेम है, ये भी सेम टू सेम है, इसके बीच का अंतर 1 का है, इसके बीच का अंतर 1 का है, और इसके बीच का अंतर देखिएगा, ये भी आपके समांतर श्रेणी में, क्योंकि दू 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 तो बराबर है, और एबीसी जो है समांतर श्रेणी में है, मतलब ये भी आपका जो है ना समांतर श्रेणी वाला सवाल है। तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा आपका, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर नहीं लिखा है कि एबीसी समांतर श्रेणी में है, तो जब एबीसी समांतर श्रेणी में नहीं है तो हम ये चेक करेंगे कि क्या एपी में है क्या। चलिए, यहां पर कितना है, कुछ नहीं है तो 0, ये सेम टू सेम है, ये भी सेम टू सेम है, ये भी सेम टू सेम है। देखिए 0 1 2, 1 1 का अंतर, ए 2a 3a, ए का अंतर, 2a 4a 6a, 2a का अंतर ना, 2a का अंतर, मतलब ये भी एपी में है, ये भी एपी में है, और ये भी एपी में है। इसका मतलब दिए गए डिटर्मिनेंट का मान कितना हो जाएगा आपका, 0 के बराबर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप ऐसे क्वेश्चन को अब आसानी से सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब आपको कॉन्सेप्ट मिल गया है। ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये सवाल, अब इस सवाल को देखिए, और अब आपको जो है ना यहां पर कुछ और मजा आने वाला है। सवाल यहां पर क्या कहता है, थोड़ा सा गौर करेंगे। सवाल कहता है कि x प्लस a b, x प्लस b और b, c x प्लस c, और कह रहा है कि ये पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर है। ठीक है ना, पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट का मान कितना है, 0 के बराबर है। और जब ये पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट का मान 0 के बराबर है तो आपसे पूछ रहा है कि x का मान कितना होगा। ठीक है ना, आपसे सवाल पूछा है कि x का मान कितना होगा, ये बताइए आपकी x का मान कितना होगा। कोई बात नहीं है, थोड़ा धैर्य बनाएंगे आप। देखिए
पहले सवाल के टाइप को आप पहचानिए क्या है। देखिए जो कांस्टेंट यहां दिख रहा है वही कांस्टेंट यहां है, वही कांस्टेंट यहां है। फिर इसके बाद देखिएगा जो कांस्टेंट ऊपर है वही कांस्टेंट यहां है, वही कांस्टेंट यहां है। जो कांस्टेंट यहां दिख रहा है वही कांस्टेंट यहां है और वही कांस्टेंट यहां है। ठीक है ना। हाँ, सवाल आपसे पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा। सुनिए, तो x का 2 गो मान होगा। एगो तो आप आंख बंद करके लिख दीजिएगा कि x के जगह पर यदि 0 कर दिया जाए तो पूरे डिटर्मिनेंट का मान 0 हो जाएगा। मतलब एगो मान इसका फिक्स है कि 0 होगा। अब दूसरा जो है एक और मान आपसे पूछेगा, एक और मान पूछेगा आपसे। ठीक है ना। अब वो मान कैसे निकाला जाएगा, ध्यान रखना है। ये कांस्टेंट सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए और ये कांस्टेंट सेम होना चाहिए। x का मान यदि आपसे पूछेगा तो आपको क्या करना है पता है। देखिए a b c तीनों को कांस्टेंट है ना, तीनों को जोड़कर उसका चिन्ह बदल दीजिएगा। तो a b c को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c। हाँ, और इसका चिन्ह बदल देंगे तो माइनस लगा देंगे। माने तीनों कांस्टेंट को जोड़कर जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है उस कांस्टेंट को जोड़कर और उसका चिन्ह केवल बदल देना है। ठीक है ना, x का मान निकल जाएगा। उम्मीद है कि आपको ऐसे क्वेश्चन में अब कोई परेशानी नहीं होने वाला है। ठीक है ना। जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा आप उसका यथोचित उत्तर दे पाएंगे। जैसे अभी आपके सामने हम एक प्रश्न डाल दिए फिर से। देखिए क्या है, यहां पर कह रहा है कि a का मान हमको चाहिए, a का मान। ठीक है, कोई बात नहीं। जो कांस्टेंट यहां है वही यहां है, वही यहां है। जो ऊपर में है वही यहां है, फिर वही यहां है। देख लीजिएगा ये कांस्टेंट सेम टू सेम है। आपसे पूछ रहा है a का मान कितना होगा। तो a बराबर तो एगो 0 होगा। a बराबर कितना होगा, 0 होगा। फिर दूसरा a का मान क्या होगा, कह रहा है कि a बराबर 0 हमको नहीं चाहिए। देखिए यहां पर कह दिया कि a का मान 0 नहीं चाहिए, तो चलिए इसको छोड़ दीजिए। कह रहा है कि a का मान 0 नहीं चाहिए ना, कह रहा है कि a नॉट इक्वल टू 0, माने a का मान 0 के बराबर वाला जो होगा वो नहीं चाहिए, तो इसको छोड़ दीजिए। मतलब दूसरा मान आपसे पूछ रहा है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, जोड़िए तो पहले 1 2 3 ना, जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। इसी में लगा देंगे माइनस, यानी हो जाएगा -3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका -3 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। क्लियर है सबका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आप बताइए, अब आप देख कर बताइए कि इसका आंसर कितना होने वाला है, जल्दी से एक बार। देखिए जो कांस्टेंट यहां है वही यहां है, फिर वही कांस्टेंट यहां है। 2 2 2 3 3 3। ठीक है ना। सवाल का टाइप आपको समझ में आ गया। यहां कह रहा है x बराबर 0 एगो दे दिया, माने x बराबर 0 दे दिया है। कह दिया कि x बराबर 0 है तो और इसका दूसरा मान क्या होगा। तो x का दूसरा मान यदि हम आप ही से पूछेंगे तो क्या आप जवाब नहीं दीजिएगा है। यदि आप जवाब दीजिएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके x का मान क्या होगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं। ठीक है ना। जल्दी आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि x का मान कितना होगा। फटाफट से एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि x का मान कितना है, तब जाकर हम समझेंगे कि हमने जो पूरा पढ़ाया ये आप सबों को समझ में आ गया है। ठीक है ना। और यदि आपको ये कॉन्सेप्ट हमारा अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है भाई, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो आया होगा तो अपने सभी दोस्तों तक भेज दीजिए। जो भी लोग 2024 में एग्जाम देने वाले हैं उन सभी तक एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।